हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी एजुकेशन हब। यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर, यूजीसी नेट और जेआरएफ की फुल प्रिपरेशन कराऊंगा मैं। और इसमें आपको छोटे से लेकर जितना भी टफ होगा वहाँ तक मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। इसके लिए तो इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है स्टार्टिंग का पीरियड माना जाता है। और लगभग बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं और बहुत कम पढ़ते हैं। तो हमें इंग्लिश लिटरेचर में कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं जिनकी ओरिजिन एंग्लो नॉर्मन में होती है, लेकिन पर हम समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आए। तो इसका टाइम द एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से लेकर 1340 तक का माना जाता है। तो इसमें कैसे नॉर्मन पैदा हुए, कैसे नॉर्मन काम करते थे, क्या करते थे, तो इस टाइम मैं आपको बता दूं, नॉर्मन जो थे आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क से आए हुए प्लंडरर्स थे, लुटेरे थे जो कोस्टल एरिया पर जाते थे। किसी फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो एंट्री करके वहाँ पर अटैक करके वहाँ से लूट कर और तुरंत भाग जाते। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ वही है कि अटैक करके एकदम से वहाँ से निकल कर भाग लेना जी। तो ये सब है, तो इस बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो थोड़ा डिटेल स्टडी से पहले थोड़ा सा जानकारी हम ले लेंगे इनकी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड से एक्चुअली क्या है कि इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हमें ये 7 ट्राइब्स की नाम अक्सर हमें देखने को मिलेंगे। ये प्लेस, ये ट्राइब्स के नाम हैं। एसेक्स है, वेसेक्स, सोसेक्स, नॉर्थम्बरिया, मर्सिया, मिडलैंड, ईस्ट एंग्लिया और कैंट। इंग्लिश हिस्ट्री में ये 7 नाम ऑलवेज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। आखिर क्या थे ये? तो ये कुछ ट्राइब्स थे, ट्राइब्स के ग्रुप थे और ये उनका नाम था इनकी प्लेसेस का। तो जहाँ पर भी जैसा ग्रुप रहता था उसे एसेक्स कहते थे। तो ये है, देख लीजिए अगर आप ध्यान से। तो जैसे नॉर्थम्बरिया यहाँ दे रखा है, मर्सिया यहाँ मिडलैंड में है, मिडलैंड है तो यहाँ दे रखा है, वेसेक्स इधर दे रखा है। तो इस तरह से ये जो इंग्लैंड है, यानी कि ये उस समय सब एक जैसा था, तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन टाइप हम बोल सकते हैं। ये सभी दूर दूर अपने अपने एरिया के थे। तो अब इसमें क्या है कि एंग्लो सैक्सन में ओरिजिनली स्टार्टेड आउट ऑफ द सेवरल ट्राइबल यूनिट्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कई सारी ट्राइबल यूनिट्स थी। वाइटन, वाइटन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी जाति का, किसी भी ट्राइब का राजा चुनती थी, यानी बुद्धिमान लोगों का एक समूह था। वाइज मैन क्या है? काउंसिल ऑफ एल्डर्स हु वुड चूज द फॉर द ईच ट्राइबल यूनिट, वही है। तो ये 7 नाम अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो एंग्लो सैक्सन एज से ही चले आ रहे हैं, उनकी ओरिजिन यहाँ हुई है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हम कहीं ना कहीं इनको पढ़ेंगे। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइम 450 से लेकर 1060 तक रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरे पिक्चर में हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन माइग्रेशन 5th सेंचुरी। तो 5th सेंचुरी में ये लोग इधर की तरफ माइग्रेट करके आए हुए थे। तो एंग्लिया, सैक्सन, कोस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ की हैं। तो ये इंग्लैंड के आसपास के एरिया में निवास करने लगे थे। तो ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड को हमने समझ लिया है, क्योंकि इसी से ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड की उत्पत्ति हुई है, यहीं से आगे बढ़े हैं। अब यहाँ आप देखते हैं डिटेल स्टडी। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है द टर्म एंग्लो नॉर्मन इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ English history from the Norman conquest of the Midland of 14th century। 14th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ कि इन्होंने इंग्लैंड को जीत लिया था। तो इसीलिए ये टर्म उन्हीं के इस जीत से लिया गया है। तो ये वाला एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब क्या था यहाँ पर?
द नॉन लैटिन लिटरेचर वाज रिटन दैट टाइम। उस समय नॉन लैटिन लिटरेचर लिखा जाता था, लैटिन में नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि हम आगे चलेंगे बताएंगे कि द फ्रेंच डायलेक्ट स्पोकन बाय द नॉर्मन इन्वेडर्स, यानी कि जो नॉर्मन अटैकर थे, अटैक करने वाले ये अटैकर थे नॉर्मन, वो फ्रेंच डायलेक्ट का इस्तेमाल करते थे, फ्रेंच की बोली बोला करते थे। तो ये फ्रेंच की बोली बोला करते थे। आगे क्या है? द नॉर्मन वर पगान। नॉर्मन कौन थे? पगान थे। बर्बरियन पायरेट्स फ्रॉम डेनमार्क, नॉर्वे एंड आइसलैंड। मैंने आपको बताया था कि ये डेनमार्क है, नॉर्वे है और आइसलैंड के कुछ लुटेरे थे। ये क्या करते थे? हु began to make destructive plunder raids on European coastal settlements in the 8th century। यानी 8th सेंचुरी में ये अटैक किया करते थे यूरोपियन कंट्रीज पर, और जाते थे और कोस्टल एरिया पर अटैक करके लूट कर तुरंत अपने शिप में बैठकर भाग जाते थे। तो ये काम करते थे ये काम। तो दे वर originally descendants of Vikings who settled in the north of France in the early 10th century। इसका मतलब ये है कि ये वाइकिंग का मतलब होता है रॉबर। ये रॉबर थे, डाकू थे, और क्या करते थे? वाइकिंग। तो ये वास्तव में डाकुओं के रिश्तेदार हुआ करते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में अटैक किया करते थे 10वीं शताब्दी में। इसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी, यानी कि 10वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस किंग, राजा जो फ्रांस का राजा था उस समय, चार्ल्स द सिंपल, मेड द ट्रीटी ऑफ एस्टिक्लेयर विद द वाइकिंग किंग रोलो। यानी कि रोलो उस समय वाइकिंग्स का राजा हुआ करता था, लुटेरों का राजा हुआ करता था, और फ्रांस का राजा जो था चार्ल्स द सिंपल, उसने उससे एक ट्रीटी की, गेव हिम सम लैंड अराउंड सीन इन व्हाट इज द नाउन एज द सिटी ऑफ राउंडहुड। तो इसमें क्या है कि उसने राउंडहुड की, तो चार्ल्स द सिंपल ने क्या किया कि उसने ये सोचा कि हम इनका सामना नहीं कर पा रहे, तो उसने अपने नॉर्थ का कुछ पार्ट, यानी फ्रांस का नॉर्थ में कुछ पार्ट जो था उनको दे दिया, वाइकिंग को, रोलो को दे दिया। ये कह दिया कि भाई आप यहाँ रह लीजिए, पर ये मार काट मत कीजिए। तो वो मान गया। तो उस जगह का नाम आज रॉन हेड या नॉर्थ फ्रांस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ? द किंग चार्ल्स हैड होप्ड दैट बाय गिविंग द वाइकिंग देयर ओन लैंड इन फ्रांस दे वुड स्टॉप अटैकिंग फ्रांस। राजा ने ये सोचा था कि अगर हम उनको फ्रांस का नॉर्थ पार्ट दे देंगे तो वो अटैक करना बंद कर देंगे और शांति से रहेंगे। विद इन 2 जनरेशन, 2 जनरेशन तक, रोलो एंड हिज फॉलोअर्स, रोलो जो लुटेरों का राजा था और उसके जो फॉलोअर्स थे, adapted the French language, religion, laws, custom, political organization and method of warfare। यानी कि 2 जनरेशन तक उन्होंने फ्रांस की भाषा को अपना लिया, धर्म को अपना लिया, कानून, कस्टम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रॉयल कोर्ट में भी शामिल हो गए और युद्ध के तरीके भी सीख लिए। तो यानी 2 जनरेशन तक उन्होंने बिल्कुल भी हिले नहीं, बल्कि अपने आप को फ्रांसीसियों जैसा ढाल लिया। They intermarried with mixed with the native French population। वो उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि शादियाँ भी फ्रांसीसी महिलाओं से ही की, ताकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें और फ्रांसीसी ही वो लुक में लगें, ये नहीं कि वो लुटेरे की तरह से हों। They had become Franks in all but name। वो अपने तरीके से फ्रैंक बन चुके थे पूरी तरीके से, बट नेम केवल नाम के लिए। दे वर नाउन एज नॉर्मन्स। उनको नॉर्मन उन कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैन ऑफ नॉर्मंडी, यानी कि फ्रांस के नॉर्थ एरिया में थे तो वो लैंड नॉर्मन लैंड कहलाने लगा और इनको नॉर्मंडी कहते थे। एंड देयर लैंड बिकेम नाउन, और उस जगह को क्या कहा गया? एज द लैंड ऑफ नॉर्मंडी और नॉर्थमैन।
यानी कि नॉर्मंडी लैंड कहा जाता है या नॉर्मन कहा जाता है, तो इसीलिए उनको नॉर्मन कहा जाता है। ये सबके सब जो लुटेरे थे, जो कि आए हुए थे, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मंडी, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, और फ्रांस में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो नॉर्मंडी एरिया ये है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट का एरिया ही नॉर्मंडी कहा जाता है। तो वो सभी लोग यहाँ पर आते थे, अटैक करके, लूट के, और तुरंत इसी समुद्र में भाग जाते थे। तो ये एरिया था, तो इतना एरिया उनको दे दिया गया था। तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे फिर क्या हुआ, द बाय द मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के मध्य तक नॉर्मंडी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन क्रिश्चियनडम। यानी नॉर्मंडी जो थे, नॉर्मंडी या अब इनको नॉर्मंडी ही कहेंगे, इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने लगे थे, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर जाति के रूप में उभरे। आगे दो, द नॉर्मन हैड कन्वर्टेड इन क्रिश्चियनिटी, यद्यपि ये लोग क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गए थे, इन्होंने फॉलो करने लगे थे, अडॉप्टेड द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर लिया था, और अबेंडेंड सी रोविंग एंड फ्रैंकिश कैवलरी वारफेयर इन द डिकेड्स फॉलोइंग। यानी कि इन्होंने क्या किया था, फ्रैंकिश कैवलरी और सी पर, यानी कि समुद्र के रास्ते जो अटैक किया करते थे, लूट किया करते थे, वो सब भी बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, आगे चलते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से वो यहाँ पर अटैक किया करते थे। हाँ, दे शोड एक्सट्रीम फियरलेसनेस करेज, उन्होंने फिर से 2 जनरेशन के बाद फिर से वही चीजें शुरू कर दी। रॉयल कोर्ट में भी वो लोग शामिल थे। तो दे शोड एक्सट्रीम फियरलेसनेस एंड करेज, वो बहुत निडरता और साहस दिखाते थे। क्राफ्टीनेस एंड कनिंग, चालू और धूर्तता, धोखाधड़ी उनके खून में बसा हुआ था। ए लव ऑफ फाइटिंग एंड स्प्रीड टेरर वेयर एवर दे वेंट, और वो लव ऑफ फाइटिंग यानी कि वो युद्ध से प्यार करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, और खून ही देखना उन्हें पसंद था, ब्लड ही देखना उन्हें पसंद था। तो जहाँ कहीं भी वो जाते थे, चारों तरफ टेरर फैला देते थे, टेरर फैला देते थे, यानी कि आतंक। इन द अर्ली 11th सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी के शुरुआत में, एक ग्रुप ऑफ नॉर्मन मर्सनरीज लेड बाय रॉबर्ट गॉस्कार्ड, द सिक्स सन ऑफ ट्रैंकर्ड हॉटवली, यानी कि टैंक्रेड हॉटवली का जो छठवां लड़का था, जिसका नाम था रॉबर्ट गॉस्कार्ड, इसने नॉर्मन को लीड किया था, इसने नॉर्मन को लीड किया। उसके बाद क्या, हेल्प द वेरियस फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि कई ग्रुप थे उनके, नॉर्मनियों के, नॉर्मन लोगों के कई ग्रुप थे, उनको इसने लीड किया था। तो फाइनली कमांड रॉबर्ट गॉस्कार्ड के हाथ में आ गई थी। तो इन ऑर्डर टू गेट टेरिटरीज ऑफ फॉर देमसेल्फ, और ये लोग क्या कर रहे थे, इटली से, ये इटली है, तो इटली से कुछ एरिया को छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उनको दिलाने में एक तरीके से हेल्प कर रहे थे, उन्हें लीड कर रहे थे। फिर एट लास्ट क्या हुआ, बाय द 1060 देयर वर 3 सेपरेट नॉर्मन होल्डिंग्स, यानी कि उस समय 1060 ईस्वी तक 3 सेपरेट नॉर्मन होल्डिंग्स थे, यानी कि 3, कुल मिलाकर अब 3 रह गए थे नॉर्मन होल्डिंग्स। इसका मतलब है कि 3 लोग ही थे जो इनको आगे बढ़ा रहे थे। तो यहाँ तक तो 1060 तक का यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि नॉर्मल लोग थे किस तरह से काम कर रहे थे, फ्रेंच में कैसे उन्होंने अपना डोमिनेशन बना लिया, ये सारी बात आपने यहाँ तक सीखी। अब इसके बाद अब इंग्लैंड की बारी, तो यहाँ तक होता है फ्रांस, फ्रांस का पार्ट दी एंड होता है पूरी बात के लिए। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कौन है, तो इस पहले आप इसमें समझ जाएंगे कि कौन क्या है जिसके बारे में। तो हेडिंग है द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड,
नॉर्मन ने किस तरह से इंग्लैंड को जीता? बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आया हुआ है। तो आपको पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कौन कौन हमारे इसमें अच्छे करेक्टर है। नंबर 1 ये है विलियम नॉर्मंडी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नॉर्मन इसी की देखरेख में आगे बढ़ते हैं, तो विलियम नॉर्मंडी हमने लिख दिया है ताकि आप इनके नाम को याद रख सकें और चेहरे पहचान लीजिए, ताकि आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर बार हमें इनकी बात करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हरद्रादा। ये एक वाइकिंग था, ये भी एक लुटेरा था, तो जो कि इंग्लैंड के आसपास क्षेत्र में ये भी रहता था, ये भी इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था। अब तीसरे नंबर पर आता है किंग हेराल्ड गॉडविंसन। ये इंग्लैंड का किंग बना दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे इंग्लैंड का राजा जो था वो एडवर्ड द कन्फेसर, वो मर जाता है। अभी दिखाएंगे हम। तो एडवर्ड द कन्फेसर मर जाते हैं और हेराल्ड गॉडविंसन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर और ये दोनों भी अपना अपना क्लेम करते हैं इंग्लैंड पर। कौन? विलियम नॉर्मंडी और हरद्रादा। तो इसको राजा बना दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ये है एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर है, ये किंग बना देते हैं। किसको? इन्होंने बना दिया इसको। ये है विलियम गॉडविंसन। जैसे ही ये इसको राजा बनाता है, चूंकि ये मर जाता है तो मरने से पहले इसको राजा बना देता है। और ये एक नोबल का राजा था, मतलब लड़का था, इसका कोई संतान थी नहीं, तो कुल मिलाकर यही राजा बन गया। पर जैसे ये राजा बना तो इन दोनों लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये दोनों ही अपना क्लेम कर रहे थे राजा बनने के लिए। तो सबसे पहले तो अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होगी। तो अब पहली फाइट जो बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो फाइटिंग एरिया है वहाँ होगी, वो विलियम गॉडविंसन और हरद्रादा के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी इसका कोई रोल नहीं है, तो केवल तो चलिए देखते हैं। विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी अटैक्ड इंग्लैंड 1066। तो ये 1066 में आएगा, अभी उतना टाइम नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। इन द ईयर्स एडवर्ड्स द कन्फेसर, ये बूढ़ा राजा था इंग्लैंड का उस टाइम पर 1060 की टाइम पर ये बूढ़ा राजा था। इसकी मौत हो जाती है। तो died without an heir, appointing by his will Harold Godwinson, the son of England's most powerful man, the Earl of Wessex, of his successor। यानी अर्ल ऑफ सक्सेस, अर्ल का मतलब होता है नवाब, नवाब होता है इसका। तो ये कहते हैं। और वेसेक्स, अब देखिए ये ऐसे नाम आ रहे हैं, वेसेक्स है, ससेक्स है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक जगह का नाम होता है। तो इंग्लैंड मरने से पहले ये राजा क्या करता है, एक अमीर नोबल जो होता है उसके लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, सक्सेसर घोषित कर देता है, और उसकी मौत हो जाती है। तो हेराल्ड गॉडविंसन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। अब ये नोबल लोग क्या करते हैं, तुरंत उसे बैठा देते हैं। भाई राजा तुम्हें अगर घोषित कर गया तो उसे बैठा देते, सिंहासन में बैठा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, दिस न्यूज वाज स्प्रेडेड ऑल अराउंड, चारों तरफ फैला दी जाती है। हियरिंग अबाउट इट, ये इस बारे में सुनकर बोथ विलियम नॉर्मंडी एंड हेराल्ड हरद्रादा और नॉर्वे बिकेम फ्यूरियस एंड स्टूड अगेंस्ट द किंग हेराल्ड गॉडविंसन। तो अब क्या है, जैसे ही राजा ये बनता है, हेराल्ड गॉडविंसन को राजा बनाया जाता है, वैसे ही विलियम नॉर्मंडी और हरद्रादा दोनों नाराज हो जाते हैं और अपना क्लेम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो सब दे प्लान टू इन्वेड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को जीतने का प्लानिंग करने लगते हैं। दे मेट इन द बैटल फील्ड ऑफ हेस्टिंग, और ये लोग हेस्टिंग नाम के एक क्षेत्र में, एरिया में युद्ध के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले फाइट होगी
गॉडविंसन, जो कि ये गॉडविंसन है और ये हरदरादा, तो इन दोनों की फाइट सबसे पहले होगी। तो अब ये है, तो वार बिटवीन हरदरादा एंड किंग हेराल्ड गॉडविंसन। तो ये है गॉडविंसन और ये है हरदरादा, इन दोनों में फाइट होती है। तो हेराल्ड गॉडविंसन क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, तो हरदरादा मारा जाता है और ये जीत जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर है, किंग हेराल्ड गॉडविंसन मार्च 200 miles ahead in 6 days and cut the Viking army off guard and killed Hardrada the most of his men। यानी कि ये जो गॉडविंसन है 200 मील तक आगे आता है, 6 दिनों में ये तैयारी करता है, 6 दिनों तक चलता रहता है और वाइकिंग को पकड़ लेता है, वो उसको मार देता है, हरदरादा भी मारा जाता है, उसके और मोस्टली सेना मारी जाती है। उसके बाद ये खुश हो जाता है। तो देन द किंग हेराल्ड गॉट द न्यूज ऑफ कमिंग नॉर्मंडी केम विलियम। तो अब उसी टाइम इसको खबर मिलती है कि नॉर्मंडी जो राजा है विलियम, वो इसकी तरफ आ रहा है। तो विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी लैंडेड ए पीवेंसी, पीवेंसी एक जगह का नाम है, इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के साउथ में पीवेंसी नामक जगह पर विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी आ चुका है। एंड बिगेन टू मार्च टूवर्ड हेस्टिंग, और वो हेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फाइट हेस्टिंग में ही हुई थी, तो वो भी वहीं आ रहा। वेयर ए वुड, अब देखिए इतनी जैसी ही खबर सुनता है कि यहाँ पर अब नॉर्मंडी भी आ रहा है, तो किंग हेराल्ड क्या करता है, उससे निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए ये पर्सन क्या करता है, एक लकड़ी का किला, ये सब लकड़ी का एक फोर्ट तैयार करवा लेता है, ताकि ये अपना बचाव कर सके और नॉर्मंडियों को भगा सके, उन्हें मार सके। तो ये तैयार करा लेता है। तो अब ये क्या कहता है, एंड बिगेन टू मार्च टूवर्ड हेस्टिंग। अब ये जो पर्सन आया है पीवेंसी में है, अब ये इस तरफ आगे बढ़ता है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है। वेयर ए वुडन फोर्ट वाज बिल्ट, जहाँ पे लकड़ी का किला बनाया गया होता है। हेराल्ड गॉडविंसन वीकेंड आर्मी वाज फोर्स्ड टू मार्च रैपिडली साउथ। अब चूंकि इसकी आर्मी ने पहले एक युद्ध किया है हरदरादा से, उसने हरदरादा से युद्ध किया है, इससे युद्ध किया है इसने, तो इस फाइट में ये काफी टायर्ड हो, इसके सैनिक टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड, तो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल होती है इनको। तो ये थक जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मजबूर हैं इससे फाइट करने के लिए। अब आगे चलते हैं, द बैटल ऑफ हेस्टिंग। अब क्या है सीन, अब सीन ये है कि ये हेराल्ड गॉडविंसन की फाइट हो रही है, किससे फाइट हो रही है, इससे, यानी कि ये है विलियम नॉर्मंडी, अब इससे फाइट हो रही है। तो हम चलते हैं देखते हैं। तो द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066 एडी, यानी 1066 में जो फाइट हुई है हेस्टिंग में, क्या हुआ, द बैटल ऑफ हेस्टिंग started into morning and went well for the English into the afternoon। बैटल ऑफ हेस्टिंग जो फाइट थी वो सुबह शुरू हो जाती है और दोपहर तक चलती रहती है। दे वर ऑन हिल पोजीशन, अब आपको तो पता ही है ये हिल पोजीशन पर था, हिल एरिया था, फोर्ट भी बना लिया था। सो दे गॉट एडवांटेज ऑफ दिस, तो इन्हें इसका लाभ मिला। और यानी कि अगर कोई पहाड़ी पर है और वहाँ से कुछ पत्थर भी अगर डाल देगा तो भी नीचे वालों के लिए परेशानी है। तो ऊपर हेराल्ड था और नीचे नॉर्मंडी था, तो ये ज़्यादा जीत नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच प्रिटेंडेड टू रिट्रीट, फ्रेंच ने पीछे लौटने का बहाना किया। 10 इंग्लिश बिकेम हैप्पी, और इस यह देखकर इंग्लिश लोग जो थे, गॉडविंसन जो ये था, ये हैप्पी हो गए। दे थॉट
दे हैड वन दिस वार, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया है, बट सूनर, लेकिन जल्द ही द फ्रेंच आर्मी अटैक ऑन देम, फ्रेंच आर्मी उन पर अटैक कर देती है, एंड रीच्ड ऑन द अपर लैंड, और बिल्कुल उनके उसी किले पर पहुंच जाती है, टूवर्ड द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही दिन का एंड होता है, द लीडर ऑफ इंग्लिश, इंग्लैंड का लीडर उस समय कौन था, ये हेरल्ड, हेरल्ड वाज किल्ड, एन एरो ऑफ नॉर्मन स्टक हिम इन द आई, यानी कि वो देखता है कि कैसे वो उसको मार देते हैं, यानी कि हेराल्ड जो था, हेराल्ड वाज किल्ड, द एरो ऑफ नॉर्मन स्टक हिम इन द आई। क्या होता है कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, पहले तो ये फाइट चल रही है, इसको देख लीजिए, ये नॉर्मंडी की सेना है, और ये जो सेना है ये हेराल्ड की है। अब इसमें क्या है, और इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे इस सीन को, इसमें ये जिसकी आंख में ये एरो लग रहा है वो है ये राजा, किंग हेराल्ड, हेराल्ड गॉडविंसन। तो ये क्या कहते हैं, द लीडर ऑफ इंग्लिश हेराल्ड वाज किल्ड बाय विद द एन एरो ऑफ नॉर्मन स्टक हिम इन द आई, यानी कि इसकी आंख में नॉर्मन का एक तीर लग जाता है जिससे इसकी मौत हो जाती है, यानी कि अब ये भी मारा गया। तो एज ए रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है, द इंग्लिश वर डिफेटेड बाय द फ्रेंच, द दैट मीन विलियम वन द एंड हेराल्ड वाज किल्ड, और इस तरह से इंग्लैंड हरा दिया जाता है और नॉर्मंडी जीत जाते हैं। तो जीतने वाला पर्सन अब आगे बढ़ेगा, तो अब ये जीत गए हैं। तो विलियम द नॉर्मंडी कंटिन्यूड अटैकिंग एंड प्लंडरिंग द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड until London and capitulated to accept him king of England। हुआ क्या, इसने नॉर्मन युद्ध तो जीत लिया, पर जो इंग्लैंड के पीपुल थे, वहाँ के जो वाइटन थे, नोबल थे, उन लोगों ने बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसने क्या किया है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे तब तक ये अटैक बारी बारी करता रहेगा। तो अब इस पिक्चर में आप देखिए, ये जिधर भी जाता है अटैक करता हुआ निकलता जा रहा है, जिधर भी जा रहा है अटैक कर रहा है। इसने सोच लिया था कि जब तक इसको राजा नहीं मान लिया जाता, विलियम को राजा नहीं मान लिया जाता, तब तक ये लोगों को मारता ही रहेगा। एट लास्ट, अंत में, ही वाज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ इंग्लैंड ऑन क्रिसमस डे 1066, और अंत में 1066 ईस्वी में लोग इसको राजा मान लेते हैं और इसको सिंहासन पर बैठा देते हैं। आफ्टर हेस्टिंग, हेस्टिंग के बाद विलियम एडवांस टू लंदन बाय कैंट राउट, यानी कि अभी ये 1066 की बात है, ये क्या करता है आफ्टर द हेस्टिंग, यानी कि ये लाइन हमने आपको पहले समझा दी है, 1066 की बात है वो, लेकिन ये अभी भी अटैक कर रहा है, एडवांस लंदन की ओर जा रहा, बट पीपुल ऑफ कैंट मेड बर्निंग रिंग ऑफ अराउंड द कंट्री मेन सिटी। तो उन्होंने क्या किया, जो नोबल लोग थे, पहले तो राजा बनाने से पहले की बात है ये, वो ये क्या करते हैं, वो लंदन को चारों तरफ, अब आपको मैं वो सिटी दिखाता हूँ, ये है, ये वो सिटी है, देखिए ध्यान से, एक रिंग बनी हुई है, इन्होंने क्या किया, चारों तरफ आग लगा दी, इसकी ये चारों तरफ आग लगा दी ताकि ये अंदर ना आ पाए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इसमें दिखा दे रहा। तो इसमें अब वो आग कहाँ है, अब इसी सीन को आप ऐसे देखिएगा, ये आग जल रही सिटी के चारों तरफ, ये जो है यहाँ आग जल रही है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ देखेंगे इस तरह से, ये यहाँ पर आग जल रही है, ये पॉइंट, ये एरिया सिटी के चारों तरफ। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में, तो हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि द एडवांस ऑफ विलियम वाज रेस्टेड द फाउट एंड ब्रेवली। इसके बाद क्या हुआ
कि उसने सिटी मैन सिटी के आग लगा दी उन लोगों ने। द एडवांस ऑफ विलियम, लेकिन विलियम आगे बढ़ रहा है। ये जो विलियम नॉर्मंडी है ये डर नहीं रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। एंड बाज रेसिस्टेड एंड फाउट ब्रेवली, उन लोगों ने इसका और भी थोड़ा विरोध किया, तो ये इसने उनसे लड़ाई भी की, पर यही जीता। टिल देन, तब तक द नोबल मेड एडगार द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही वाज द लास्ट सियन ऑफ द ओल्ड वेसेक्स रॉयल लैंड। देखिए अभी भी वो लोग इसको राजा मानने को तैयार ना थे, अभी भी। तो उन्होंने क्या किया, अब वहां से आगे बढ़ रहा है ये, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक जो इस पर्सन को राजा घोषित कर दिया। अब अभी इंग्लैंड जीता ही है उसने, तो थोड़े थोड़े कुछ ऐसे एरिया है जो राजा नहीं मानते, तो उसने एक क्षेत्र का राजा इसको बना दिया कि राजा ये है, ये वही का था। तो इसका नाम था, तो इसको उन्होंने राजा घोषित किया है, तो इसका नाम क्या है, ईदगार। ईदगार, इसका नाम है ईदगार द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही वॉज द लास्ट सीजन ऑफ ओल्ड वेसेक्स, यानी कि ओल्ड वेसेक्स का ये लास्ट एक तरीका से वारिस था। बट विलियम मूव्ड फास्टर टू सप्रेस देयर विल सो दैट दे माइट नॉट रीग्रुप एंड स्टैंड अगेंस्ट हिम फ्यूचर। मतलब लेकिन विलियम नहीं रुका, इसने, इस पर्सन ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसने सोचा कि अगर ये अभी रुक गया तो हो सकता है नोबल कहीं रीग्रुप हो जाए, इकट्ठे हो जाएं और इसके खिलाफ फिर से कोई एक्सपीडिशन चालू कर दें। फिर क्या होता है, ये रुकता नहीं और ये आगे बढ़ता ही चला जाता, फाइट आगे करता ही चला जाता है। इसके बाद आगे क्या है, तो इस पिक्चर में आपको मैंने बताया है कि किस तरह से उसने यहाँ पर ये सब किया। तो ये आग लगा दी गई, तो फाइनली विलियम became the king of England. The Anglo-Saxon phase was ended in history. अब ध्यान से देखेंगे, ये विलियम है, तो फाइनल अंत में विलियम बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, अंत में ये राजा बना दिया जाता है। और एंग्लो सैक्सन फेज जो होता है वो अब अंत हो चुका होता है इसका इंग्लिश हिस्ट्री में। विलियम फर्स्ट प्रूव्ड एन इफेक्टिव किंग ऑफ इंग्लैंड, और इस तरह से विलियम जो होता है ये एक प्रभावी राजा के रूप में इंग्लैंड पर स्थापित होता है। तो इसके कामों की जो भी इसने अचीवमेंट हासिल किए थे उस पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है डूम्सडे। ये है डूम्सडे बुक, इज द बुक विच इज द ग्रेट सेंसस ऑफ द लैंड्स एंड पीपल ऑफ इंग्लैंड। यानी कि ये कहते हैं कि ये बुक है डोम्स ऑफ डे बुक, इस बुक में इसकी अचीवमेंट के बारे में दे रखा है। इन दिस बुक्स अचीवमेंट आर द नोटेड। He died 1087 and thereafter his son William II became the next Norman king। 1087 में फिर इसकी मौत हो जाती है, फिर इसका पुत्र जो कि होता है वो विलियम सेकंड के नाम से सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ देखिए, तो अब नॉर्मन ही शुरू हो गए। तो आप याद रख सकते हैं कि कैसे नॉर्मन बने। पहले तो ये सब लुटेरे थे, तो कैसे नॉर्मन बने, उसके बाद कैसे इंग्लैंड पर जीत हासिल की। पहले नॉर्मन बने, फ्रांस को कब्जे में किया, फिर इंग्लैंड को कब्जे में किया। अब इनकी जीत का प्रभाव क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा इनकी जीत का, तो वो आप यहाँ से देखेंगे। तो क्या है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट रेडिकली, इंग्लिश कल्चर, लॉ, लैंग्वेज एंड करेक्टर। अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मन जो थे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट रेडिकली इंग्लिश कल्चर, उन्होंने क्या सीख लिया, इंग्लिश कल्चर को सीख लिया, लॉ कानून को सीख लिया, लैंग्वेज और करेक्टर। अभी उससे पहले उन्होंने फ्रांस का सीखा था। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो नॉर्मन कहाँ से चले थे, नॉर्मन एक रॉबर थे, एक डाकू थे, यहाँ से चले। फिर फ्रांस में भी उन्होंने यही काम किया था, फ्रांस जीत लिया।
अब उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की बारी आ गई। अब इंग्लैंड में भी वही, फ्रांस में भी उन्होंने फ्रांस को अच्छे तरीके से सीखा था, वहाँ रहे। अब इंग्लैंड में ये काम कर रहे हैं। तो वही तो हो रहा है। कल्चर को ले लिया, लॉ सीखा, लैंग्वेज सीख लिया, करेक्टर वहीं जैसे होने की कोशिश करने लगे। दे ब्राउट टू पावर ए फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास। अब चूंकि ये नए नए राजा वहाँ के बने थे, तो ये पहले से ही फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे। ये पहले से फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे। तो अब चूंकि इंग्लिश इनको इतनी आती नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंच में ही अपना शासन चलाने लगे। जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो इंग्लिश में चलाते थे। सो फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। फ्रेंच क्या हो गए थे, लैंग्वेज लॉ, यानी कि जो फ्रांसीसी लैंग्वेज को कानून बना दिया गया, वही ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। ओल्ड इंग्लिश एंड दिस कन्फाइंड द लोअर क्लास। और जो ओल्ड इंग्लिश थी वो केवल लोअर क्लास वाले ही ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, वरना ऑफिस में, राज दरबार में इंग्लिश ना के बराबर बोली जाती थी। They fundamentally mixed with social, legal, political relation and introducing a new feudal system and society became hierarchized। उन्होंने क्या किया कि मुख्य रूप से उन्होंने फंडामेंटली सोशल, लीगल, पॉलिटिकल रिलेशन, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग ए फेडरल सिस्टम। उन्होंने एक न्यू फेडरल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दे दिया। और समाज में, कानून में, राजनीति में, हर जगह वही काम है, इंटरफेयर किया, उसी को इंट्रोड्यूस कराया। किंग बिकेम द सुप्रीम रूलर एंड ऑल केम इनटू दिस पोजीशन। उनके अकॉर्डिंग राजा जो था वो सुप्रीम, सबसे ज्यादा पावरफुल राजा ही मैन था, और सारी जमीन से लेकर हर चीज राजा के अधिकार की मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। सॉरी। इसके बाद क्या हुआ, द न्यू फेडरल सिस्टम क्रिएटेड ए नेटवर्क इन टेरिटोरियल रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ वॉरियर एंड अरिस्टोक्रेसी। उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम जो है वो बनाकर नेटवर्क तैयार कर दिया, जो क्षेत्र में क्या था, अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के बीच में, योद्धाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करता था। बड़े लोगों मतलब से ही उनका संबंध था मोस्टली। ए किंग ग्रांटेड ए फीफ लैंड टू हिज टेनेंट्स। राजा जो होता था अपने टेनेंट्स को क्या देता था, एक चीफ वेसल, एक अपने, यानी अपने से कम, अपने ऑफिसर को ऑफिसर मान लो या फिर जो अरिस्टोक्रेसी थे उनको कुछ जमीन जायदाद देता था। हु गेव सब फीड टू देयर वसल, वो अपने से नीचे वालों को देते थे। ईच लेवल इन द फ्यूडल सिस्टम हैड टू पे फॉर द लैंड एंड प्रोटेक्शन दैट द हायर क्लास ऑफर्ड। इसका मतलब ये है कि वो एक, जैसे एक राजा होता है, अपने से छोटे पोजीशन वाले को जमीन या कोई जमीन दे दी, ताकि वो उससे टैक्स ले सके, उस पर वो काम करेगा, टैक्स पेमेंट ही देगा उसको। उन्होंने क्या किया, अपने से नीचे वाले को, उन्होंने क्या किया, अपने से नीचे वाले को। तो ये एक तरीका से चैन, एक सीरियल बन गया। और क्यों लेते थे, उनसे टैक्स क्यों लेते थे, प्रोटेक्शन एंड हायर क्लास ऑफर। तो ये क्या करते थे, ये कहते थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, तो अब तुम हमें उसका पेमेंट दिया करो। ये फाइन यानी कि टैक्स के रूप में ले लिया करते थे। तो ये काम करते थे ये सब। इसके बाद क्या हुआ, इट मेक्स आल्सो चेंज इन द लीगल प्रैक्टिस। उन्होंने लीगल, कानूनी व्यवस्था में भी बदलाव किए। जस्टिस केम अंडर द रॉयल कंट्रोल, यानी कि कानूनी व्यवस्था भी रॉयल कंट्रोल में आ गई। फिर क्या किया, कंपेंसेशन कंपेंसेशन टू विक्टिम्स डिक्रीज एंड फाइन्स इंक्रीज्ड। क्या हुआ, देखिए जब वो रॉयल कंट्रोल में जब आ गया ये लीगल सिस्टम भी, तो उन्होंने वो लोग करप्ट हो गए। अब करप्ट होने पर क्या हुआ कि उन्होंने कंपेंसेशन टू विक्टिम्स डिक्रीज और फाइन्स इंक्रीज। वो फाइन लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, और किसी को कोई भी कंसोल नहीं दे रहे थे, किसी को कोई भी आराम नहीं दे रहे थे। वो जनता के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से र्यूड हो गए थे। तो जनता उनसे परेशान होने लगी।
तो उनके जो कंपेंसेशन टू विक्टिम्स था वो डिक्रीज होता चला गया और फाइन इंक्रीज करते चले गए। फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो क्या है कि विलियम आर्मीज स्पीड वाइड स्पीड डिवेस्टेशन एंड हैड ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो विलियम की आर्मी ने चारों तरफ लूट खसोट मचा दी थी। चारों तरफ उसका जो प्रभाव था वो एक तरीका से डिस्ट्रक्शन का था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसने, जिससे इंग्लैंड की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही थी। आगे, बट द इकोनॉमी बाउंस्ड बैक सून, नॉर्मन फाउंडेड मैनी टाउन्स। लेकिन इकोनॉमी को उन्होंने बहुत जल्द ही बैकअप ले लिया, उसका सून बाउंस्ड हो गई, यानी कि उसे रिगेन कर लिया। कैसे? नॉर्मन फाउंडेड मैनी टाउन, उनको नए नए टाउन्स स्टैब्लिश कर दिए। एंड आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू ग्रुप ऑफ टाउन्स पीपल, और नए नए बना दिए, नए नए जीत लिए, और वहाँ रुपये पैसा भी हुआ, तो जिससे इन्होंने एक तरीके से इकोनॉमी को बाउंस किया। दे इंट्रोड्यूस ए न्यू बिल्डिंग प्रैक्टिस इंग्लैंड, उन्होंने क्या किया, नई नई बिल्डिंगें बनाई। उन्होंने इंग्लैंड में नई नई बिल्डिंगों को बनाया। देयर विद दे मेड द न्यू मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट बनाए। मॉन्यूमेंट्स का मतलब आप जानते हैं, मकबरे, किंगडम राजधानियां बनाई, कस्टम महल बनाए, जैसे कि द टावर ऑफ लंदन। तो द टावर ऑफ लंदन उसी टाइम का बना हुआ है। नॉर्मन सीज्ड वेल्थ एंड लैंड्स फ्रॉम द इंग्लैंड चर्च। नॉर्मन ने क्या किया कि इंग्लैंड के जमीन थी, जो जितने भी जमीन थे और चर्च थे, उनके जो वेल्थ था उन सभी को सीज कर दिया। सीज कर दिया था, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या किया, दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द चर्च कोर्ट्स इन इंग्लैंड। उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ चर्च कोर्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में चर्च कोर्ट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि चर्च में ही कोर्टिंग की जाएगी, न्याय किया जाएगा। सॉरी। इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि उन्होंने कैसे उनका प्रभाव पड़ा सोसाइटी पर, लीगल में कैसे उन्होंने इंटरफेयर किया, क्या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी जीत का क्या असर पड़ा, ये देखते हैं। तो फ्रेंच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रेंच क्या हो गई, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी थी, हम पहले आपको बता चुके हैं। फ्रेंच वर्ड्स वर एंटर इन इंग्लिश लेक्सिकन। फ्रेंच शब्दों को इंग्लिश लेक्सिकन में, इंग्लिश डिक्शनरी में उन्होंने जगह दी गई। अराउंड 10,000 वर्ड्स आर फाउंड इन इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वर्ड पाए जाते हैं। इंग्लिश ग्रेजुअली डिसअपियर्ड, धीरे धीरे इंग्लिश भाषा जो थी वो डिसअपियर्ड होने लगी। एज किसमें, एज रिटन लैंग्वेज, यानी कि लिखने में इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा। नो डेवलपमेंट वाज साउंड इन द एरिया। इस एरिया में, यानी भाषा के क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। ग्रामर बिकेम द सिंप्लीफाइड, ग्रामर को और सिंपल कर दिया गया था। पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग द सिंपलेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद पीपल। लोगों के लिए एक बहुत इजी तरीका बना दिया गया जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज, क्योंकि जो फ्रांसीसी वहाँ से आए हुए थे वो इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पाते थे, इसीलिए उनके लिए ग्रामर बहुत इजी हो गई और उन्होंने कम्युनिकेट करना अच्छा शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, द इंग्लिशमैन बिकेम द डिजारियस लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रूलिंग। इंग्लिशमैन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि वो, ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें, और क्लास सो लार्ज नंबर ऑफ देम लर्न फ्रेंच एंड लैटिन। और अंग्रेज लोग थे, जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने भी फ्रांसीसी लैंग्वेज को सीखा और लैटिन को भी सीखा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द नॉर्मन कॉन्क्वेरर हैड टू लर्न इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इट इनटू द लैटिन। और क्या हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेरर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को सीख लिया और इंग्लिश के जितने भी मोस्टली क्रिएशन जो होती थी, जैसे कोई क्रिएशन है, एपिक है, उसको लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। सिंस तब से देयर वाज ए नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लॉ, और वो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश लॉ को, भाई इंग्लिश लॉ को समझें कैसे, जब आपको इंग्लिश आती होगी तब ना, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखा। आगे, सो देयर वाज ए ग्रेट पीरियड, और
इसीलिए ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा एक बड़ा महान पीरियड था, जिसने सौ द अपसर्ग, अपसर्ग माने स्ट्रीम, धारा, इन द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश मटेरियल इनटू लैटिन, यानी कि बहुत से इंग्लिश मटेरियल जो था लैटिन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, कराया गया था, ताकि वो लोग इसकी स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश नॉर्मन का हिस्ट्री, इंग्लिश नॉर्मन हिस्ट्री, नॉर्मन की हिस्ट्री हो गई। अब आप इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने लिटरेचर को जन्म दिया, क्या क्या लिटरेचर उस टाइम लिखी जाती थी। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड मॉर्निंग।